नमस्कार दोस्तों, भारत के भूगोल की सीरीज में हम लोग भारत में कृषि एवं फसलों का अध्ययन कर रहे हैं। भारत में कृषि एवं फसलों के अंतर्गत इसके पहले हमने 5 क्लासेस करा दी हैं, जिसके अंतर्गत हमने भारत में कृषि एवं फसलों का बेसिक, उसके अलावा खाद्यान्न फसलें, दलहन फसलें और तिलहनी फसलें इत्यादि पर हम लोगों ने पहली क्लास में चर्चा कर ली है। आज की जो क्लास है इसमें हम लोग नकदी तथा व्यापारिक फसलें, जिसमें प्रमुखतः हम लोग गन्ना पर चर्चा करेंगे। नकदी और व्यापारिक फसलों का तात्पर्य है कि वे फसलें जिसे किसान अपने खेत में उगाता है और उसके बाद उसे किसी मिल को देता है और उसके बदले में वो उसका मूल्य उस मिल से ही लेता है। इस तरीके की फसलों को व्यापारिक फसलें कहा जाता है, अर्थात वो फसलें जिसका उपयोग व्यापार में किया जाता है। जैसे कि गन्ना किसान जो है वो खेतों में लगाता है, उसके बाद उसे किसी मिल को दिया जाता है और उसके बदले में किसान उसका मूल्य मिल से लेता है। इसी तरीके से रबड़ है, इसी तरीके से चाय, कहवा, जूट, तंबाकू, इस तरीके की जो फसलें होती हैं जिसके बदले में किसान को मूल्य मिलता है, तो इस तरीके की फसलों को नकदी फसलें कहा जाता है। आज की क्लास में हम लोग नकदी तथा व्यापारिक फसलों के अंतर्गत गन्ने का अध्ययन करेंगे। इसके बाद आगे की जो क्लास होगी उसमें हम लोग चाय, कहवा और तंबाकू पर अध्ययन करेंगे। इस तरीके से व्यापारिक तथा नकदी फसलें जो हैं ये आपका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग उद्यान विज्ञान अर्थात हॉर्टिकल्चर पर चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत फल, फूल और सब्जियां आता है। ठीक है, आइए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। गन्ना ग्रामीणी कुल का पौधा है, जैसे कि धान, गेहूं और मक्का ये भी ग्रामीणी कुल के पौधे हैं और गन्ना भी ग्रामीणी कुल का पौधा है। ग्रामीणी कुल के पौधे की जो मुख्य पहचान होती है उसका ये होता है कि जो उसके पौधे होते हैं, जैसे कि ये कोई ग्रामीणी कुल का पौधा है तो इसके जो पत्ते होंगे, इसके पत्ते हमेशा इस तरीके से लंबे होंगे और लास्ट में अर्थात अंत में वो नुकीला होगा। तो शुरू में थोड़ा सा चौड़ा और उसके बाद वो लंबा सा नुकीला सा होता है। इस तरीके का पौधा अर्थात इस तरीके के पत्ते जिस पौधे में पाए जाते हैं वो ग्रामीणी कुल के पौधे होते हैं। अर्थात आप देखेंगे धान में भी इसी तरीके का पत्ता पाया जाता है, गेहूं में भी, मक्के में भी और गन्ने में भी, अर्थात ये ग्रामीणी कुल के पौधे की पहचान होती है। इसके अलावा गन्ना जो है ये उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है। उष्णकटिबंधीय जलवायु से क्या तात्पर्य है? ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली जो रेखा होती है उसे विषुवत रेखा कहा जाता है और इसके ऊपर अर्थात पृथ्वी पर तापमान का निर्धारण करने के लिए अक्षांशों को इसमें खींचा गया है। पश्चिम से पूर्व की ओर कुछ अक्षांश खींचे गए हैं। तो एक अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री नॉर्थ और एक अक्षांश जो होता है दक्षिणी गोलार्ध में, इसे कहते हैं 23.5 डिग्री साउथ। सूर्य की लंबवत किरणें वर्ष भर इसके बीच में विचरण करती हैं, अर्थात ये वो क्षेत्र है जहां पर वर्ष भर तापमान अधिक रहता है। अब तापमान अधिक होगा तो वहां पर हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठेंगी और वहां पर वो वर्षा करेंगे, अर्थात तापमान भी अधिक और वर्षा भी अधिक। तो जिस स्थान पर तापमान और वर्षा दोनों अधिक होता है वो जीवन के लिए सबसे उपयोगी स्थान होता है, अर्थात जैव विविधता क्षेत्र जो है सबसे अधिक इसी क्षेत्र में पाया जाता है। और इस क्षेत्र में भी सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पर पाया जाता है? इस विषुवत रेखीय क्षेत्र के अंतर्गत। ये जो विषुवत रेखीय क्षेत्र है, विषुवत रेखा के 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे, ये यहाँ पर वर्ष भर तापमान अधिक रहता है और वर्षा भी यहाँ पर सबसे अधिक होता रहता है। तो इस पूरे क्षेत्र को अर्थात 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ, इस बीच में जो क्षेत्र बनता है इसे उष्णकटिबंधीय जलवायु कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। गन्ना मुख्यतः इसी क्षेत्र में सबसे अधिक होता है। गन्ना सबसे अधिक इन्हीं क्षेत्रों में पाया जाता है। ये कर्क रेखा भारत के बीच में से होकर के जाता है। तो भारत जलवायु की दृष्टि से संपूर्ण भारत जो है ये उष्णकटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत ही आता है। आप जलवायु वाले अध्याय में से देख सकते हैं, ठीक है ना। यही कारण है कि भारत में जो गन्ना है ये सबसे अधिक होता है, ठीक है ना। गन्ना उत्पादन में ब्राजील के बाद भारत का ही नंबर आता है, ठीक है ना। ब्राजील के बाद दूसरा स्थान जो है वो भारत का ही। अभी थोड़ी देर बाद इसको हम लोग देखेंगे। आप लोगों की सुविधा की दृष्टि से हमने इसे यहाँ पर लिख दिया है। प्रत्येक पॉइंट जो भी हम लोग इसको समझने जा रहे हैं उसको हमने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर लिख दिया है। बेहतर ये होगा कि जैसे जैसे हम कराते जा रहे हैं आप उसी तरीके से उसको नोट करते जाएं, ठीक है।
तो गन्ना जो है इस क्षेत्र में अर्थात उष्णकटिबंधीय जलवायु का एक प्रमुखता पौधा है, ठीक है ना। तो गन्ना ग्रेमिनी कुल का पौधा है और यह उष्णकटिबंधीय जलवायु का भी पौधा है, अर्थात ये सबसे अधिक उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में पाया जाता है। गन्ना तथा चीनी, गन्ने से चीनी बनता है, तो गन्ना तथा चीनी उत्पादन में, दोनों में, गन्ने में भी और चीनी में भी, गन्ना तथा चीनी उत्पादन में ब्राजील का पहला स्थान है। विश्व में अगर वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो ब्राजील का पहला स्थान है और ब्राजील के बाद दूसरा स्थान जो है वो भारत का है। भारत के बाद चीन और चौथे नंबर पर आता है थाईलैंड, ठीक है ना। ये क्रम आप इसी तरीके से नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। अर्थात गन्ना और चीनी उत्पादन में, गन्ना तथा चीनी उत्पादन में ब्राजील के बाद भारत का दूसरा स्थान है, तीसरे स्थान पर चीन और चौथे स्थान पर थाईलैंड है। चौथे स्थान, मैंने चीन और थाईलैंड लिखा नहीं है, आप इसे इसी तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो गन्ना और चीनी उत्पादन में भारत का ब्राजील के बाद दूसरा स्थान है, अर्थात ये भारत का स्थान है, दूसरा स्थान है। ब्राजील विश्व में पहले स्थान पर है, ठीक है ना। आंकड़ों से जो सवाल आते हैं, मुख्यतः जो फसलों से सवाल आते हैं आंकड़ों में, तो ये बहुत ही कंफ्यूज करते हैं बच्चों को, क्योंकि इसमें आंकड़े दो तरीके के आते हैं। एक तो किसी फसल को लेकर के ये सवाल पूछा जाता है कि वो विश्व में या भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। तो विश्व में और भारत में सबसे अधिक गन्ना कहाँ हो रहा है? ब्राजील में, दूसरे स्थान पर भारत में हो रहा है। अगला सवाल इसमें पूछा जाता है कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में विश्व में किसी फसल का पहला स्थान कौन सा है। तो दो तरीके के आंकड़े, एक तो कुल उत्पादन के आधार पर पूछा जाता है और दूसरा प्रति हेक्टेयर उत्पादन के आधार पर पूछा जाता है। तो इसलिए बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसे आप बहुत ही ध्यानपूर्वक, सहज होकर के, ठीक तरीके से इसको समझना चाहिए कि अगर कोई फसल है तो उसे कुल उत्पादन में कहाँ पर वो सबसे अधिक हो रहा है और उसके अलावा प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वो सबसे अधिक कहाँ पर हो रहा है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से पहले नंबर पर अगर हम बात करें, ये कुल उत्पादन की बात हो रही है। कुल उत्पादन में अर्थात गन्ने के कुल उत्पादन में विश्व में ब्राजील का पहला स्थान है, दूसरे नंबर पर भारत का है, तीसरे नंबर पर चीन और चौथे नंबर पर आता है थाईलैंड, ठीक है ना। प्रति हेक्टेयर उत्पादन में विश्व में प्रति हेक्टेयर गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान हवाई द्वीप का है। हवाई द्वीप ये यूएसए का हिस्सा है, ठीक है ना। तो हवाई द्वीप का पहला स्थान है। दूसरा स्थान इसमें क्यूबा का आता है, दूसरा स्थान इसमें क्यूबा का आता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े हैं कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किसका है? तो हवाई द्वीप का, दूसरे स्थान पर क्यूबा का है और कुल उत्पादन में पहला स्थान ब्राजील का है, दूसरा स्थान भारत का है। इसके अलावा अगर अपने देश के अंदर की बात की जाए, भारत के अंदर की बात की जाए, तो भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्तर प्रदेश में होता है और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र का आता है, ठीक है ना। आप देख पा रहे होंगे कि देश में सर्वाधिक गन्ना और चीनी दोनों उत्पादन में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश का था। देश में जो कुल चीनी का उत्पादन हो रहा है या देश में जो कुल गन्ना हो रहा है उसका 45% उत्तर प्रदेश में होता है, दूसरा स्थान जो है वो महाराष्ट्र का आता है। लेकिन चीनी के खपत के आधार पर अगर हम बात करें तो भारत पहले स्थान पर आता है, ठीक है ना। अर्थात आप देखेंगे कहीं लिखा होगा कि जबकि चीनी की खपत में भारत का प्रथम स्थान है, ठीक है ना। तो चीनी की खपत में भारत का पहला स्थान, उत्पादन में दूसरा स्थान है और खपत में पहला स्थान है, ठीक है ना। अगला है दक्षिण भारत में जो गन्ने का रस होगा उसमें ज़्यादा अधिक रस पाया जाता है क्योंकि ये उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है और दक्षिण भारत जो है ये मुख्यतः उष्णकटिबंध अर्थात विषुवत रेखा के काफ़ी करीब है। इस वजह से दक्षिण भारत में और उसकी जो जलवायु जो वहाँ पर विकसित होती है तो इसी कारणों से, मुख्यतः जलवायु के कारण से वहाँ का गन्ना जो होता है उत्तरी भारत के गन्नों की अपेक्षा ज़्यादा अधिक रसदार होता है, उसमें रस की मात्रा अधिक होती है। सामान्यतः गन्ने के में चीनी की जो मात्रा होती है वो 10 से 12% होती है, ठीक है। अगर चीनी मिलों की बात की जाए, चीनी मिलों की, तो मैंने ये बताया था कि उत्तर प्रदेश में चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही कंफ्यूज करने वाले यहाँ पर भी आंकड़ा होता है कि उत्तर प्रदेश चीनी उत्पादन में पहला स्थान रखता है। तो आप सोच रहे होंगे कि चीनी मिलें भी यहाँ पर सबसे अधिक होंगी, ये गलत हो जाएगा। चीनी उत्पादन में सबसे अधिक जो है वो उत्तर प्रदेश का है, लेकिन चीनी मिलें सबसे अधिक महाराष्ट्र में है। चीनी मिलें सबसे अधिक महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में जो चीनी मिलें हैं वो छोटी छोटी मिलें होती हैं और संख्या में ज़्यादा होती हैं, लेकिन चीनी का उत्पादन वो कम करती हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में चीनी मिलें बड़ी बड़ी होती हैं, ठीक है, चीनी का उत्पादन वो अधिक करती हैं। यही कारण है कि चीनी मिलें महाराष्ट्र में अधिक हैं, लेकिन चीनी का उत्पादन उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक होता है,
ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है क्योंकि आप ये यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं, सवाल गलत कर सकते हैं, क्योंकि चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। तो आपके दिमाग में ये बात आ सकता है, चल सकता है कि चीनी उत्पादन में चूंकि पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है तो चीनी मिलें भी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक होंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होना है। सही आंसर होगा कि चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, जबकि चीनी मिल में महाराष्ट्र का पहला स्थान है। कारण मैंने बताया कि वहां पर चीनी मिलें छोटी छोटी होती हैं, ठीक है ना। तो देश में सर्वाधिक चीनी मिलें कहां पर होती हैं? महाराष्ट्र में पाई जाती हैं, ठीक है ना। चीनी के उत्पादन में महाराष्ट्र का दूसरा स्थान है, चीनी के उत्पादन महाराष्ट्र का दूसरा स्थान है। मैंने बताया गन्ने के रस में चीनी की मात्रा 10 से 12% होती है। विश्व में प्रति हेक्टेयर गन्ने के उत्पादन में पहला नंबर किसका आता है? हवाई द्वीप का आता है। हवाई द्वीप यूएसए का हिस्सा है, संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा है, ठीक है ना। लेकिन चीनी इसी में अर्थात प्रति हेक्टेयर उत्पादन में ही दूसरा स्थान किसका है? क्यूबा का, ठीक है। दूसरा स्थान हवाई द्वीप के बाद आप लिख सकते हैं कि प्रति हेक्टेयर गन्ना उत्पादन में हवाई द्वीप का पहला स्थान है तथा क्यूबा का दूसरा स्थान है, क्यूबा का दूसरा स्थान है, ठीक है ना। इसके अलावा भारतीय चीनी तकनीक संस्थान कहाँ है? कानपुर में। पूछा जाता है सवाल कि भारतीय चीनी तकनीक संस्थान कहाँ पर है? आंसर है कानपुर में। इसी तरीके से भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान पूछा जाएगा, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, ठीक है ना। इसके अलावा यह है गन्ना प्रजनन संस्थान, यहाँ पर गन्ने की हाइब्रिड तैयार की जाती है, अर्थात 2-3 गन्नों को मिलाकर के गन्ने की हाइब्रिड तैयार करना, संकर प्रजाति उसकी तैयार की जाती है। तो यह है गन्ना प्रजनन संस्थान, कहाँ पर है? कोयम्बटूर तमिलनाडु, ठीक है ना, कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। इसके अलावा गन्ने की जो फसल होती है इस पर सरकार एमएसपी नहीं देती है, गन्ने की फसल पर सरकार एमएसपी नहीं देती है। एमएसपी का क्या तात्पर्य है? एमएसपी का मतलब होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये किस तरीके से निर्धारित किया जाता है? किसी फसल पर लगने वाली जो लागत होती है, किसी फसल पर लगने वाली लागत, अब लागत में प्रत्येक चीज जोड़ी जाती है, लागत में प्रत्येक चीजें जोड़ी जाती हैं। जैसे कि उसमें हम बिल्कुल शुरू से अगर बात करें तो सबसे पहले उसमें क्या लग रहा है? सबसे पहले बीज लग रहा है, तो हम बीज का मूल्य उसमें जोड़ लेंगे। सबसे पहले बीज लग रहा है, बीज के बाद उसके बाद उसमें हम खाद का जो मूल्य है, जो उसमें खाद पड़ रहा है वो भी उसमें जोड़ लिया जाएगा। उसके बाद सिंचाई के अंतर्गत जो आने वाला खर्च है वो भी उसमें जोड़ दिया जाएगा, ठीक है ना। और उसमें श्रम भी जोड़ दिया जाएगा, अर्थात उसके अंतर्गत मजदूरी और श्रम कितना लगा है, इन सभी मूल्यों को जोड़ करके एक मूल्य निर्धारित किया जाता है जिसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस अर्थात न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। यह सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है और सरकार के द्वारा ही देय होता है, ठीक है ना। अर्थात जैसे आप धान लगा रहे हैं तो धान की एक न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, उस न्यूनतम समर्थन मूल्य से मंडी में उससे कम मूल्य में धान नहीं बिक सकता, ये इसका तात्पर्य होता है। अर्थात अगर आप धान लगाते हैं उसे आप मंडी में लेकर के जाएंगे तो जो भी न्यूनतम समर्थन मूल्य है उससे कम मूल्य आपको नहीं मिलेगा। ये मूल्य सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है और सरकार के द्वारा ही देय होता है। लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है अर्थात एमएसपी जो है ये गन्ने पर लागू नहीं होता है, अर्थात गन्ने पे सरकार एमएसपी नहीं देती है, गन्ने पे सरकार एमएसपी नहीं देती। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, गन्ने से रिलेटेड ही है, ठीक है ना। तो गन्ने पे सरकार एमएसपी का निर्धारण नहीं करती है। गन्ने पे जो चीज किसान को मिलता है उसे कहते हैं उचित एवं लाभकारी मूल्य, उसे कहा जाता है उचित एवं लाभकारी मूल्य। एमएसपी में और उचित और लाभकारी मूल्य में अर्थात न्यूनतम समर्थन मूल्य में और उचित एवं लाभकारी मूल्य में अंतर यह होता है कि ये सरकार के द्वारा देय होता है, सरकार इसका निर्धारण करती है इस तरीके से, इन सभी खर्चों को उसमें जोड़ करके उसका एक निर्धारण किया जाता है और ये सरकार के द्वारा देय होता है। जबकि उचित और लाभकारी मूल्य जो होता है ये मिल के द्वारा देय होता है। समझ पा रहे होंगे, जैसे कि गन्ना है, गन्ना किसान जो है मिल को देता है और मिल उसके बदले में किसान को उसका मूल्य देता है। तो वह मूल्य जो मिल के द्वारा किसान को देय होता है वो उचित और लाभकारी मूल्य होता है, और वह मूल्य जो सरकार के द्वारा किसान को देय होता है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात एमएसपी होता है। आप इसे इसी तरीके से धैर्यपूर्वक देख लीजिएगा, नहीं आया समझ में तो वीडियो को पीछे ले जा करके फिर से दोबारा आप इसको समझ लीजिएगा ठीक से, ठीक है ना। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है इसमें कि गन्ने पर सरकार जो है वो उचित और लाभकारी मूल्य देती है, ना कि न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात एमएसपी देती है, ठीक है ना। गन्ना जो है
एक C4 पौधा है, मक्का भी एक C4 पौधा है। मक्का और गन्ना दोनों C4 पौधे होते हैं। C4 पौधे का क्या तात्पर्य है? C4 पौधे का तात्पर्य होता है कि जो फसलें हैं अर्थात जो पौधे होते हैं ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से अपना भोजन तैयार करते हैं, ठीक है ना। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान C4 पौधे जो होते हैं अर्थात C4 पौधे वो पौधे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या निकालते हैं? ऑक्सैलो एसीटेट बनाते हैं, ऑक्सैलो एसीटेट बनाते हैं। तो इस तरीके का जो पौधा होता है उसे C4 पौधा कहा जाता है, ठीक है ना। ये रहा गन्ना। जो भी बातें मैंने इसमें लिखी हैं और जिस तरीके से मैंने इसको बताया है आप उसी तरीके से उसको नोट कर लीजिए। अगली क्लास में हम लोग जो इसके बाद के नकदी और व्यापारिक फसलें हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। मेरे साथ साथ आप लोग एक अच्छा नोट्स बनाते जाइए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। हम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसके बदले में हम बस आपसे अपना समर्थन मांगते हैं। आप अपना समर्थन दीजिए, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, उन छात्रों तक हमें पहुंचाने की कोशिश करिए जिन्हें हमारी ज़रूरत है। और आप भी अध्ययन सहज होकर के सही तरीके से धैर्यपूर्वक हमारे साथ साथ पढ़ते जाएं। मेरा दावा है कि भूगोल से बनने वाला कोई भी सवाल किसी भी परीक्षा में मेरे पढ़ाने से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को विस्तृत क्लास भी दे रहा हूं और विस्तृत क्लास के साथ साथ प्रैक्टिस क्लास भी दे रहा हूं। और प्रैक्टिस क्लास में हम जिन सवालों को सम्मिलित कर रहे हैं, उसमें जिन सवालों को हम संकलित कर रहे हैं वो बहुत ही बेहतरीन सवाल है। वो सवाल हैं जो या तो परीक्षाओं में आए हुए या आने की संभावना ज़्यादा है। तो उसके माध्यम से हम जो विस्तृत तौर पर कराते जा रहे हैं इसका भी रिवीजन हो रहा है और उसके साथ साथ हम उन सवालों को भी ध्यान में रखते जा रहे हैं जो या तो आने वाले हैं या आपकी परीक्षाओं में आ चुके हैं, ठीक है। तो भूगोल से बनने वाला कोई भी सवाल अगर आप मेरे साथ साथ भूगोल का सही तरीके से अध्ययन कर लेते हैं तो मेरा दावा है कि भूगोल से बनने वाला एक भी सवाल आपके किसी भी परीक्षा से बाहर नहीं जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।